नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस अध्ययन पर। साथियों, आज हम लोग अपनी सीरीज का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे जो है सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पहले हम लोगों ने दो लेक्चर पढ़े थे, जिसमें पहला लेक्चर था हमारा प्राचीन भारत के या प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और दूसरा था प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो आज हम लोगों को पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता, जो लूसेंट का थर्ड चैप्टर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है। इसके सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो और अगर इस सभ्यता की बात करें तो यह सिंधु नदी के किनारे बसने वाली पहली भारतीय प्राचीन सभ्यता थी, जो नगरीय सभ्यता के रूप में भी जानी जाती थी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लूसेंट के पहले पॉइंट में रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विशेष पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि किस कालखंड में यह सभ्यता थी, इसके बारे में जो इसकी तिथि है वह रेडियो कार्बन में 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। अनेक बुक में कई प्रकार से इसके कालखंड दिए गए हैं, जैसे 2350 ईसा पूर्व से इसका टाइम पीरियड 1750 तक भी दिया जाता है। और अगर एनसीईआरटी की बुक की बात करें, एनसीईआरटी की बुक की बात करें तो उसमें 2600 से जो विकसित हड़प्पा है उसका कालखंड 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में भी बताया गया है। तो ठीक है, जो कालखंड है ये है। इसके बाद सिंधु सभ्यता की खोज बहादुर राय या राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो सिंधु सभ्यता की खोज की थी वह दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता को आधे ऐतिहासिक या प्राक ऐतिहासिक, जिसे प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। मैंने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि आधे ऐतिहासिक काल किस कालखंड को कहते हैं। ठीक है, तो आधे ऐतिहासिक कालखंड की विशेषता यह है कि इस कालखंड में हमें लिपि मिली है, लेकिन हम उस लिपि को पढ़ नहीं सके हैं, इसलिए उसे आधे ऐतिहासिक कालखंड में रखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आधे ऐतिहासिक तथा कांस्य युगीन सभ्यता के युग में रखा जाता है। ठीक है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य का उपयोग इस कालखंड में या इस सभ्यता में होने लगा था। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, इस सभ्यता के जो निवासी थे वह मुख्यतः द्रविड़ और एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल इस सभ्यता के अगर उत्तर इसका विस्तार देखें तो पश्चिम में दासक नदी के किनारे सुतकांगेडोर इसका पश्चिमी छोर है, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और इसका पूर्वी पुरास्थल हिडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है, जो मेरठ जिले में है। और यह मेरठ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पश्चिमी सुतकांगेडोर और पूर्वी आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और ऊपरी पुरास्थल या उत्तरी पुरास्थल इसका चिनाब नदी के किनारे के तट पर मांडा है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के किनारे दाइमाबाद है। ठीक है, इसे दाइमाबाद भी कहते हैं, दाइमाबाद। ठीक है, तो ये इसका विस्तार था और ये त्रिभुजा आकार की, इसका विस्तार त्रिभुजाकार है, त्रिभुजा। ठीक है, या ठीक है, तो ये उत्तर में ये मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकांगेडोर इसका विस्तार या इसके छोर हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता, जिसे सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो यह नगरीय सभ्यता थी, ये हमें याद रखना है। सैंधव सभ्यता से प्राप्त, ठीक है,
सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व स्थलों वाले या अवस्था वाले परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वाली, बारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। ठीक है, ये कहाँ पर है, इन सब के बारे में मैं आपको विस्तार से अभी बताऊंगा। चलिए, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के जो हड़प्पा संस्कृति है उसके सर्वाधिक स्थल गुजरात भारत में खोजे गए। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सर्वाधिक खोज हुई है जहां से हड़प्पन स्थल मिले हैं वह राज्य गुजरात है। गुजरात में लोथल तथा सुतकोदड़ा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ये दोनों गुजरात में, और लोथल और सुतकोदड़ा यह सिंधु सभ्यता के बंदरगाह के रूप में कार्य करते थे। जुते हुए खेत और नक्काशीदार, ठीक है, जिन्हें अलंकृत ईंटें भी कहते हैं, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के जो साक्ष्य मिले हैं वह कालीबंगन से या कालीबंगा, जिन्हें काली चूड़ी भी कहते हैं, इसका अर्थ होता है काली चूड़ियां। ठीक है, यहां से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य और नक्काशी वाली ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग मोहनजोदड़ो से, जो मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे है, सिंध प्रांत में पाकिस्तान के, वहां से हमें अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, जो अन्नागार मिला है वह सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत के रूप में जाना जाता है, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त बेहद स्नानागार, एक स्नानागार प्राप्त हुआ है, एक प्रमुख स्मारक है यह, और जिसकी मध्य स्थित स्नान कुंड, जो स्नान कुंड है वह 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। तो ये जो स्नानागार है उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई के बारे में बताया गया है। लंबाई 11 है, 7 मीटर चौड़ा है, 2 मीटर गहरा है। अग्निकुंड, जो अग्निकुंड मिले हैं वह लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अग्निकुंड 2 जगह से मिले हैं, लोथल और कालीबंगन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। ठीक है, कहां से? मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसमें उनके चारों ओर हाथी, उनके उस पशुपतिनाथ मूर्ति के चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा विराजमान है। ठीक है, हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान। मोहनजोदड़ो से नर्तकी के एक कांस्य मूर्ति मिली है। कहां से? मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सिंगी पशु का अंकन मिला है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक सिंगी या किस हड़प्पा की जो मोहरें हैं वहां पर उसमें सबसे सर्वाधिक किस वस्तु का अंकन मिला है या किस चित्र का अंकन मिला है? तो हमारा आंसर होगा एक सिंगी पशु का। मनके बनाने के कारखाना, जो मनके बनाने के कारखाने थे वह हमें लोथल और चौंदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मनके बनाने के कारखाने हमें लोथल और चौंदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, जब अभिलेखों में से एक अधिक पंक्ति का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, तो राइट से लेफ्ट इस प्रकार लिखी जाती थी, ए बी ऐसे। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी। और अगर अभिलेख बड़ा होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं, तो यहां से स्टार्ट होती थी, और दूसरी पंक्ति बाईं से
दाईं ओर लिखी जाती, ठीक है, इस प्रकार लिखी जाती थी पहले यहाँ से, फिर यहाँ से अगर बड़ा है अब लिख तो। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी, ठीक है, जो घर बनाए जाते थे वह एक ग्रिड पद्धति में बनाए जाते थे, ऐसे इस प्रकार जो घर होते थे ग्रिड पद्धति में बनाए जाते थे, ठीक है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े या गली में खुलते थे, ठीक है। जो मुख्य जो घर होते थे उनके द्वार मुख्य सड़क होती थी उस पे ना खुलकर, ये जैसे मुख्य सड़क है और ये गली है, गली इस प्रकार गली है तो द्वार गली में खुलेंगी ना कि मुख्य सड़क पर, ठीक है। तो जो द्वार होते थे या दरवाजे होते थे वह गली में खुलते थे, मुख्य दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, लेकिन ठीक है केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता में कहने का मतलब क्या था कि जो सिंधु सभ्यता के घर होते थे वह मुख्य उनके जो दरवाजे होते थे, घरों के दरवाजे होते थे वह सड़कों की तरफ नहीं खुलते थे, लेकिन एक अपवाद है जो है लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता मुख्य फसल थी सिंधु सभ्यता की गेहूं और जौ, ठीक है। सेंधव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल ये दोनों गुजरात में है, रंगपुर भी गुजरात में है और लोथल भी गुजरात में। चावल के दाने मिले हैं, रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन भूसी के साक्ष्य या धान के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि धान की खेती होने के प्रमाण भी मिले हैं और ऐसा माना जाता है कि धान की खेती उस काल में होती होगी, ठीक है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुतकोटदा जो एक बंदरगाह है नगर था जो गुजरात में है, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पिंजर मिले हैं, ठीक है। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। जो यातायात का साधन था वह बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी होगी। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित जो मेसोपोटामिया का एक अभिलेख मिला है उसमें मेहलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से ही लगाया गया है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था, ठीक है। यहाँ के व्यापारी ऐसा माना जाता है, लेकिन संभवतः है ऐसा कंफर्म नहीं है कि जो शासन वो व्यापारियों के हाथ में होगा, अब क्योंकि अभी तक इस बारे में कोई एक पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि किसके हाथ में या इस प्रकार इस कालखंड का या इस सभ्यता का जो शासक वर्ग था वह कौन था या इसमें कितने शासक वर्ग होते शासक थे या किस प्रकार इनकी शासन व्यवस्था थी, इसके बारे में अभी जानकारी हमें पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। पिग्गट जो एक पिग्गट महोदय हैं उन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, ठीक है। किसने? पिग्गट महोदय का एक वक्तव्य है जिसमें उन्होंने हड़प्पा जो सबसे पहले इस सभ्यता का खोजा गया स्थल था, जिसे हड़प्पा इसी के आधार पर जो सबसे पहले खोजा गया था इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था। इसके बाद मोहनजोदड़ो को खोजा गया था जिसे राखल दास बैनर्जी ने खोजा था। मोहनजोदड़ो किसने खोजा था? राखल दास बैनर्जी ने। राखल दास बैनर्जी ने इसकी खोज की थी, मोहनजोदड़ो की, और हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में और हड़प्पा स्थल की दयाराम साहनी ने की थी 1921 में जॉन मार्शल की नेतृत्व में, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह है
वह भी हमें सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक इस प्रकार का चिन्ह है जो अभी हम लोगों के घरों में भी मिल जाता है, वह चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की ही देन होगी ऐसा माना जाता है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सूर्य को अपना देवता मानते होंगे या सूर्य की पूजा करते होंगे, सूर्य की उपासना या सूर्य की पूजा करते होंगे। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता, ठीक है, ये पॉइंट गौर करने योग्य है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के धर्म या मंदिर के बारे में जानकारी नहीं मिली है। धर्म के बारे में अगर बात की जाती है तो यहाँ से जो साक्ष्य मिले वह मृण मूर्ति या शील, उस पे उसमें जो चिन्ह बने हुए हैं उसके आधार पर पता लगाया जाता है या उसके आधार पर अंदाजा लगाया गया है कि इस सभ्यता के लोग देवी की पूजा करते होंगे या जो चिन्ह मिला है स्वास्तिक का या सूर्य की पूजा करते होंगे, लेकिन कोई मंदिर के अवशेष मंदिर नहीं मिले हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता में मात्र देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ठीक है, क्योंकि इस समय पे मिट्टी की जो मूर्तियां मिली हैं या मिट्टी की स्त्रियों की मूर्तियां जिन्हें मृण मूर्तियां कहते हैं, उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि इस सभ्यता के लोग देवी को पूजते होंगे। ठीक है, पशुओं में जो पशु है उसमें कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था, क्योंकि इस सबसे ज्यादा इस प्रकार इस पशु की मूर्तियां मिली हैं। स्त्री जिन्हें मृण मूर्तियां या मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, अनुमान लगाया गया है कि मात्र सत्तात्मक होगा। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो कपास की इन्हें जानकारी थी। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ या पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करती थी। यह एनवीएस के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था। ये पीजीटी के एग्जाम में, हिस्ट्री की पीजीटी के एग्जाम में इस पर यह क्वेश्चन आया था कि मनोरंजन के रूप में किस किस साधन का उपयोग सैंधववासी करते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। बर्तनों का जो उपयोग करते थे वह काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, रेड एंड ब्लैक। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय नहीं थे और वह शांति प्रिय थे, क्योंकि यह व्यापार आदि में अपना ध्यान देते थे, व्यापार वाणिज्य में ध्यान देते और इनका युद्ध से कोई वास्ता नहीं था। ठीक है, कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था। जो कालीबंगन है वह एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला भाग सामान्य लोगों के लिए हेतु भी किले से घिरा हुआ था। ठीक है, तो अगर यहाँ के शहरों की बात करें, हड़प्पा कालीन शहरों की बात, तो दो पार्ट में डिवाइड था, एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। ठीक है, तो जो कालीबंगा है एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। ठीक है, जो ये शहर थे वह एक भाग को दुर्ग कहते थे और एक भाग को दुर्ग कहते थे, दूसरे भाग को निचला भाग कहते थे। और दुर्ग को सामान्यतः एक दीवार से घेरा जाता था, रक्षा प्राचीर बोलते थे। और जो सामान्य लोगों के लिए रहने का स्थल था उसे सामान्यतः ऐसे ही बिना घेरे हुए, दीवार के बिना घेरे ही बनाया जाता था। लेकिन जो हड़प्पा कालीन स्थल है, जो कालीबंगा है, वहां पर इस प्रकार के दुर्गों की उपस्थिति मिली है। सामान्य
सामान्य लोग जहां रहते थे वहां पर इस प्रकार की दीवारों के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। ठीक है, और ये ठीक है बेस्ट भाग था जो ये दुर्ग होते थे, इन्हें दुर्ग कहते थे। जो पश्चिमी भाग था उन्हें दुर्ग, और ये सामान्य लोगों के लिए निचला भाग था जिसे निचला नगर भी कहते थे, निचला नगर। ठीक है, लेकिन अगर शहरों की भी बात करें तो एक अपवाद स्वरूप जो लगभग सभी शहर दो पार्ट में डिवाइड हैं, दुर्ग और निचला शहर में, लेकिन एक धौलावीरा नाम का, धौलावीरा नामक स्थल है जो गुजरात में है। कहां पे? गुजरात में है। वहां से हमें 3 शहर 3 भाग में डिवाइड मिला है। एक दुर्ग क्षेत्र, एक मध्य क्षेत्र और एक निचला क्षेत्र। तो सामान्यतः 2 भाग में डिवाइड होते थे, लेकिन धौलावीरा से हमें 3 भाग में शहरों के विभाजित होने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कालीबंगा। जो कालीबंगा है, कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां, जो मैं पहले बता चुका हूं। कालीबंगन का अर्थ होता है चूड़ियां। ठीक है, चूड़ियां। यहां से पूर्व हड़प्पा इस तरह के खेत जोते जाने के साक्ष्य भी मिले हैं और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। कहां से? कालीबंगा से। और जो खेत जोते जाने के साक्ष्य मिले हैं वह पूर्व हड़प्पा काल के हैं। याद रखना है, यह कहां किस कालखंड से साक्ष्य हैं? पूर्व हड़प्पा कालखंड से। जिन पॉइंटों पे आपको ध्यान या गौर करने की जरूरत है मैं उनको बता देता हूं। जैसे ये पूर्व हड़प्पा काल से संबंधित हैं जो जोते हुए खेत के साक्ष्य हमें मिले हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। ठीक है, जो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति थी वह सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। ठीक है, हड़प्पा में शवों को दफनाए नहीं, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। ठीक है, शवों को जलाया भी जाता था और दफनाया जाता था। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। ठीक है, युग्म मतलब स्त्री और पुरुष की समाधियां एक साथ मिली हैं। कहां से? लोथल से और कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ या आग में पकी हुई मिट्टियों को बाढ़ था। ठीक है, इसका मतलब है मोहनजोदड़ो के विनाश का जो कारण है उसके अनेक कारण दिए जाते हैं। जैसे नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया होगा जिसके कारण बाढ़ आई, या सूखा के कारण। अनेक जो विद्वान हैं उन्होंने अनेक कारण बताए हुए हैं, जिसमें से सबसे प्रभावी कारण बाढ़ का माना गया है। और इसके बाद आग में पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, जो आग में पकी हुई मिट्टी की ईंटें हैं उन्हें टेराकोटा के नाम से जानते हैं या टेराकोटा कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और नदी और उनसे संबंधित उन स्थलों को किसने खोजा है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये वर्तमान में किस स्थल में या किस राज्य में स्थित हैं। तो हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रथम स्थल हड़प्पा की। तो यह रावी नदी के किनारे है और दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वस्त ने खोजा था इसे। कब? 1921 में। यह पाकिस्तान का अभी मोंटगोमरी जिला है, वहां पर है और यह रावी नदी के किनारे है। ठीक है,
फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे है, राखलदास बैनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 में। पाकिस्तान की सिंध प्रांत का यह सिंध प्रांत का लरकाना जिला, ठीक है, कहाँ पे है, सिंध प्रांत में है और लरकाना जिला में है। इसके बाद तीसरा है जो चौंदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे है और गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की थी या इसका उत्खनन किया था 1931 में। सिंध प्रांत में है, ये भी पाकिस्तान में। सिंध प्रांत में दो है, मोहनजोदड़ो और चौंदड़ो। इसके बाद काली बंगन की बात करें तो यह घग्गर नदी के किनारे है। बीबी लाल और बी के थापर ने इसकी खोज की थी 1953 में। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है, ठीक है। इसके बाद कोटजीजी यह सिंधु नदी के किनारे है और फजल अहमद ने इसकी खोज की थी 1953 में। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान तीसरा स्थल है, ये कहाँ से, सिंध प्रांत से जो प्राप्त हुआ है या सिंध प्रांत में जो प्राप्त हुआ है। इसके बाद रंगपुर जो मादन नदी के किनारे है, रंगनाथ राव ने खोजा था या उत्खनन किया था 53 से 54 के बीच में। गुजरात का काठियावाड़ा जिला है, ठीक है, गुजरात के काठियावाड़ा जिला में। इसके बाद रोपण सतलज नदी के किनारे है, रोपण गुजरात पंजाब में है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी 53 से 56 के बीच में इसकी उत्खनन चला और यह पंजाब के रोपण जिला में है, ठीक है, रोपण पंजाब के रोपण जिले में है। लोथल भोगवा नदी के किनारे रंगनाथ राव ने रंगपुर और लोथल की दोनों के उत्खननकर्ता कौन है, रंगनाथ राव। 55 से 62 के बीच में यहाँ पर उत्खनन कार्य चला और गुजरात का अहमदाबाद जिला है जहां पर यह स्थल है। इसके बाद आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया था 1958 में। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे। और आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है किसका, सिंधु सभ्यता का। सुतकांगेडो जो दासक नदी के किनारे है, अरेज स्टाइल ने इसकी खोज की थी या जॉर्ज डेल्स ने इसकी खोज, इन दोनों ने इसकी खोज की थी। स्टाइल और डेल्स ने 1927 एवं 1962 में खोज हुई इसकी या उत्खनन हुआ इसका। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे यह स्थल है, ठीक है। यह सबसे पश्चिमी स्थल है किसका, सिंधु सभ्यता का। इसके बाद बनमाली, ये इसका नाम बनावली होगा, ठीक है, बनावली। रंगोई नदी रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका उत्खनन किया था 1974 में, हरियाणा का हिसार जिला, ठीक है। और इसके बाद धौलावीरा जहां से 3 जो शहर है वह 3 भाग में डिवाइड है। धौलावीरा यह इसकी खोज रविंद्र बिष्ट ने की थी 1990-1991 में और यह, ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले में है, ठीक है, कच्छ में धौलावीरा है। यहाँ से हमें तालाब के साक्ष्य भी मिले हैं। जल संरक्षण के साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता में यहीं से प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, लोथल से जल संरक्षण के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये थे हमारा 3rd चैप्टर या 3rd लेक्चर जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित था। इसको अगर हम लोग समराइज भी में पढ़ें तो जल्दी से हम एक बार समराइज करे दे रहे हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, जो जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में खोज की गई। इसके बाद इसका दूसरा स्थल खोजा गया जो मोहनजोदड़ो था, जिसकी खोज 1922 में राखलदास बैनर्जी ने की थी, ठीक है। तो ये पहले 2 खोजे गए स्थल 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो। इसके बाद अनेक स्थल खोजे गए जिनमें
चहुंदड़ो, कालीबंगा, रोपण, लोथल, आलमगीरपुर, सुतकांगेडो, ये सब स्थल थे। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में सुतकांगेडो और पूर्व में आलमगीरपुर है, जो एक जम्मू कश्मीर में, दूसरा महाराष्ट्र में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में और सुतकांगेडो जो पश्चिम का भाग है वह बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक है, तो अनेक स्थल हैं जो जैसे कालीबंगा से कई साक्ष्य मिले हैं, लोथल से कई साक्ष्य मिले हैं, रोपण जो पंजाब में वहां से कई साक्ष्य मिले हैं। इस आधार पर इस सभ्यता को हमें पढ़ना है, इनके साक्ष्यों के आधार पर। सब इसके धर्म के बारे में कहा जाता है कि यह मेढ़ मूर्तियों की पूजा की जाती होगी। तो अगर इसको हम डिटेल से अगले जो हमारी अगली सीरीज होगी हम इससे इन्हें और भी डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम लोग लूसेंट में जो जितना दिया हुआ है उतना ही पढ़ रहे हैं, तो बने रहिए आप मेरे साथ इस लूसेंट की सीरीज में। अगला चैप्टर हमारा होगा वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता के बारे में हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।